हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी मैथ बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को आप चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर दिया इसके पहले वीडियो में। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और अगली प्रश्नावली के लिए मैं आप लोगों को आव्यूह के परिवर्त के बारे में बताने वाला हूं और एक दो क्वेश्चनों को लेकर भी मैं बताऊंगा। यानी आव्यूह के परिवर्त का पूरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में बताया जाएगा, इसलिए क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो। लिखा है यदि A = एक आव्यूह दिया गया है जो कि 2x2 ऑर्डर का है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का है, और एक समीकरण दी गई है कि A² है Ka - 2i हो, तो आप बताइए K का मान क्या होगा। सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उसको लिखेंगे A² Ka और माइनस का 2i। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, A² है तो 3 - 2 4 - 2, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर A² है। 3 - 2 4 - 2 ओके इक्वल टू आपका k है और a आव्यूह की वैल्यू आपको दी गई 3 - 2 4 - 2। उसके बाद हम बात करेंगे तो माइनस का 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमने समीकरण में केवल वैल्यू पुट कर दी है i और a की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और -2 4 का गुणा -8 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी आपका -6 हो जाएगा और 2 दूनी माइनस का गुणा कितना हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा, -2 का गुणा +4 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार अब देखिए पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया, दूसरी रो का करेंगे। 4 से कितना आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 4 दूनी आपका हो जाएगा -8 और -2 का गुणा +4 हो जाएगा। इक्वल टू आपका देखिए कितना हो जाएगा, k का गुणा इस आव्यूह के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3k और ये आपका हो जाएगा -2k, ये आपका हो जाएगा 4k, ये आपका हो जाएगा -2k, है ना। और उसके बाद माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई आव्यूह के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे तो 2 × 2 0 2 0 का गुणा 0 2 और 1 का गुणा 2। यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेम ऑर्डर के आव्यूह हैं तो इनको जोड़ा और घटाया जा सकता है। यहाँ पर चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो घटा देंगे। देखिए हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा 9 से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, -6 और 4 ये आपका -2 हो जाएगा, 12 और 8 ये आपका 4 हो जाएगा, -8 और +4 ये -4 हो जाएगा। इक्वल टू देखें तो ये आपका हो जाएगा 3k से आपका 2 माइनस होगा, 3k - 2 हो जाएगा और 2k से 0 माइनस होगा, -2k - 0 लिखो है ना लिखो। 4k से 0 माइनस होगा 4k, -2k से 2 माइनस होगा तो -2k - 2 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के, इनके बीच बराबर का चिन्ह लगा है। मैंने आप लोगों को आव्यूहों की समानता के बारे में बताया था कि जब दो आव्यूह समान ऑर्डर के होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की समानता से, आव्यूहों की समानता से, आव्यूहों की समानता से यहाँ पर देखिए तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। यानी 1 जो है वो 3k - 2 के बराबर हो जाएगा, तो 3k - 2 बराबर 1। तो आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 3k = -2 उधर जाएगा तो 1 और +2 आपका 3 हो जाएगा, k = 1 मिलने वाला है। अब k = 1 इस संगत अवयव को बराबर रखने पर मिला है, तो अन्य भी अगर संगत अवयव रखें तो वहाँ से भी k की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान अलग अलग k का नहीं होगा। देखिए -2 और यहाँ पर -2k तथा -2 = हम दिखाएंगे -2k। तो आप देखोगे -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार 4k = 4 दिखाओगे तब भी k की वैल्यू 1 मिलेगी। और देखिए जब -2k - 2 यानी ये चीज़ आप -4 के बराबर दिखाओगे तो देखिए -2k = ये -2 उधर जाएगा तो देखिए -4 और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा जो कि -2 बचेगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, k = 1 मिलेगा। यानी हर स्थिति में k का मान हमें 1 मिल रहा है जो कि सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको हम यहाँ पर रफ किए देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह, i का मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का तत्समक आव्यूह है, यानी इकाई आव्यूह है। तो सिद्ध करना है आपको i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और एक आव्यूह दिया गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों को लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दिया क्या गया है, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे सरल तरीका बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में a इक्वल टू आपको एक आव्यूह दिया गया है 0 tan अल्फा बाई 2 और दिया गया है, ये माइनस का है, और tan अल्फा बाई 2 और दिया गया है आपको 0। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यानी i इक्वल टू वो आपका हो जाएगा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, ठीक, क्योंकि ये अभी आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए भाई। ये एक आपका आव्यूह हो गया। आगे इन्होंने बताया है कि आपको ये चीज़ सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए की जो वैल्यू है वो i माइनस ए और एक आव्यूह दिया है 2 क्रॉस 2 का कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और ये दिया है भाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो भाई पता ही होगा, क्या पता होगा, आव्यूहों का जोड़ना और घटाना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले i प्लस ए और i माइनस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए i प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। चलिए जोड़ देते हैं इनको। तो देखिए हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला, इधर ही जोड़ देते हैं। 0 1 आपका 1 हो जाएगा, 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, 0 और प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 ये आपका हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, 1 और 0 ये आपका हो जाएगा 1। इस तरीके से हमने क्या किया, i प्लस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम i माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 से tan अल्फ़ा बाई 2 जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, है ना। और देखिए 0 से tan अल्फ़ा बाई 2 जाएगा तो ये माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और 1 से 0 जाएगा तो ये आपका 1 बचेगा। इस तरीके से हमने i माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारी आ गई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को इस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर लाइन ड्रा करके आपको बताते हैं, लिखेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है, से। तो राइट हैंड साइड में आपका है i माइनस ए और दिया गया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे i माइनस ए, तो i माइनस ए की वैल्यू आप देख सकते हो इतनी आई है, ये रख दीजिए यहाँ पर 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो आव्यूह गुणन के रूप में दिया गया है, गुणनफल के रूप में दिया गया है आगे, उसको नोट कर लेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखिए हम आव्यूहों के गुणनफल से पहले उसकी शर्त जानते हैं। शर्त क्या होती है, आव्यूह ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या 2 है और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी, 2, यानी इनका गुणनफल संभव है। सेम ऑर्डर के वैसे भी इनका गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींचेंगे और गुणन करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आएगा। तो 1 का गुणा हम कॉस अल्फ़ा से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस
tan अल्फा का गुणा sin अल्फा से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा और इनटू में tan अल्फा, और tan अल्फा को हम लिख देंगे, tan अल्फा बाई 2 को लिख देंगे sin अल्फा बाई 2 अपान में cos अल्फा बाई 2। इसी वक्त लिख रहे हैं जिससे एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े। तो इस रो का इस कॉलम से हो गया, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई sin अल्फा से हो जाएगा, तो माइनस का sin अल्फा हो जाएगा। फिर tan अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा से करेंगे तो प्लस का cos अल्फा, और tan अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपान में कितना हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। बात समझ में आ गई। देखिए tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, tan अल्फा बाई 2 को लिखा जा सकता है sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2। उसके बाद देखिए अब आ जाएंगे नीचे वाली रो पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 को लिखेंगे sin अल्फा बाई 2 अपान में cos अल्फा बाई 2। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई sin अल्फा से करेंगे, प्लस का हो जाएगा sin अल्फा। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin अल्फा, और इंटू में tan अल्फा के स्थान पर लिखेंगे sin अल्फा बाई 2 अपान में cos अल्फा बाई 2। फिर 1 का मल्टीप्लाई cos अल्फा से करेंगे, प्लस का cos अल्फा हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको तो आप लोग सुन रहे हो ना। अगर मैं छोटा नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। चलिए अब इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर थोड़ा सा हम रफ करेंगे, है ना, उतना ही रफ करेंगे जितना हमें आवश्यकता नहीं है, तो इतना थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, चलो रफ नहीं करते हैं, इसको इतना लिखा रहने देते हैं ना। अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो cos अल्फा बाई 2 इसका गुणा जो है इससे होगा कि नहीं होगा, देखिए ध्यान से, cos अल्फा बाई 2 का गुणा cos अल्फा से होगा, ठीक है। चलिए इधर ही गुणा कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसी में मैनेज कर देते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू में sin अल्फा बाई 2, पूरे के अपान में आपका हो जाएगा cos अल्फा बाई 2। इसी प्रकार देखिए cos अल्फा बाई 2 का गुणा माइनस sin अल्फा बाई 2 से हो जाएगा, तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस का cos अल्फा इंटू में sin अल्फा बाई 2, और पूरे के बटे में cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का cos अल्फा इंटू में sin अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 को गुणा प्लस का sin अल्फा से हो जाएगा, तो sin अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2 पूरे के बटे में cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार cos अल्फा बाई 2 को गुणा cos अल्फा से हो जाएगा, ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, और पूरे के बटे में भाई cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आप सभी लोग कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए आगे कितना हो जाएगा, इस आबी के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये ऊपर अगर देखें तो ये cos a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, यानी cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन रहा है, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन रहा है। अगर इसमें देखें दूसरे एलिमेंट में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 और माइनस cos अल्फा इंटू में sin अल्फा बाई 2, यानी ये sin a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और दोनों के बटे में देखिए cos अल्फा बाई 2 सबके बटे में है, तो cos अल्फा बाई 2 जरूर हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये cos अल्फा इंटू में sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2, ये तो आराम से बन रहा है sin अल्फा बाई 2 का फार्मूला। तो आप बना दीजिए भाई sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 है ना, a माइनस बी का फार्मूला अपान में cos अल्फा बाई 2, और ये भी आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा cos अल्फा इंटू में cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2, यानी cos a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा cos a के स्थान पर अल्फा, b के स्थान पर अल्फा बाई 2 अपान में cos अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रही है। अब उधर थोड़ा रफ करेंगे, है ना, उधर थोड़ा सा रफ करेंगे हम, जिससे हमें लिखने के लिए प्लेस मिल जाए। और जो चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं इधर रफ नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस ए ही तो था, यानी ये वैल्यू आनी चाहिए, बस हमारा टारगेट ये। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो में बना देंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको बराबर करके आगे लिखते हैं
ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा से अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अल्फा बाई 2 ही तो बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 अपान में भाई कॉस अल्फा बाई 2 है ही। और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन अल्फा से अल्फा बाई 2 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2, है ना। एक अल्फा से अल्फा आधा अल्फा जाएगा तो अल्फा बाई 2 ही तो बचेगा। यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 अपान में कॉस अल्फा बाई 2। आप देख सकते हो ये चीज़ सेम कैंसिल हो जाएगी। तो आपको मिलने वाला क्या है, 1 साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ये आपका माइनस का टेन अल्फा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पर देखिए तो प्लस का टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ हमने निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ तो आई थी। देखिए 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो आई प्लस ए था जिसकी वैल्यू ये थी, और राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो यही वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस वजह से ये चीज़ हमारी हो चुकी है प्रूव, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यदि आप इधर ध्यान दे रहे होंगे तब, ठीक है। अगर आप कहीं अलग ध्यान लगाए हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। और अगर ना समझ में आया तो एक बार अगेन जो है वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिएगा बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था, देखते हैं किताब में, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भाई क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोला जा रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 एक बार प्राप्त हो, एक बार 2000 प्राप्त हो। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 30,000 रुपये हैं तो उनको दो भागों में हम बांटेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। माना प्रथम बांड पर x, तब द्वितीय बांड पर कितना निवेश करेंगे हम, टोटल तो हमारे पास 30,000 धन है ना, तो द्वितीय बांड पर जो भी निवेश करेंगे उससे हम x को माइनस कर देंगे, यानी इतना निवेश कर चुके हैं। अब बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास द्वितीय बांड पर निवेश होगा हमारा 30,000 माइनस x। पहले x जो है प्रथम बांड पर हमने निवेश किया तो दूसरे बांड पर कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, जितना बचेगा 30,000 से घटा देंगे उतना है ना, तो इतना बचेगा बांड पर निवेश करता है, इसको मैंने मान लिया भैया। अब समझिए प्रश्नानुसार इन्होंने पूछा है कि आव्यूह के गुणनफल के द्वारा आपको प्राप्त करना है। तो एक भाग तो हो गया भाई x और दूसरा भाग आपका हो गया, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक भाग आपका हो गया x, एक आपका हो गया 30,000 माइनस x। और ये निवेश करता है कितना कितना भाई, प्रथम बांड पर 5% का मतलब 5/100 और द्वितीय बांड पर 7% यानी 7/100। और जो ये खर्चा होता है तो इन्होंने ये बताया है ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। 5% प्रथम बांड पर और 7% द्वितीय बांड पर ब्याज प्राप्त होता है। तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार बांटें कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, यानी ये जो ब्याज प्राप्त हो वो आपका एक बार 1800 प्राप्त हो और एक बार इतना ही रख के आपको 2000 के बराबर जो है रखकर सॉल्व करना और बताना है कि प्रथम बांड पर कितना निवेश करें और द्वितीय बांड पर कितना निवेश करें, यानी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम स्थिति के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम भाई, तो ये आपका हो जाएगा 5x और बटे में 100 है ना, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो प्लस लगाएंगे 30,000, सॉरी यहाँ पर 3,000 मैंने लिख दिया 30,000 है ना, 30,000 माइनस x और इंटू में 7 अपान में कितना हो जाएगा 100 बराबर 1800। 100 एक हर ले लेंगे हम और ये हो जाएगा 5x प्लस का 7 × 21,000
21,000 नहीं, 4 जीरो लगेंगे, 2,10,000 आएगा। और 7 का गुणा x से करेंगे, 7x बराबर आपका हो जाएगा 1800। बात समझ में आ रही? यहाँ पर देखिए 100 का मल्टीप्लाई इधर 1800 से हो जाएगा, तो ये 5x और माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 बराबर ये 1800 और 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। तो ये देखिए माइनस का 2x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर 2,10,000 बचा आपका, इससे माइनस करेंगे 1,80,000। ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। 2,10,000 से 1,80,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? आप सभी को पता है 30,000 बचेगा। तो 30,000 लिख लेंगे बराबर 2x। 2 से 30,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, 15,000 बराबर x। यानी प्रथम बांड पर वो निवेश करेगा 15,000 और द्वितीय बांड पर अगर बात करें तो 30,000 माइनस x यानी 30,000 माइनस 15,000। यहाँ पर देखें तो प्रथम बांड पर वो निवेश करेगा, निवेश धन x था, x की वैल्यू कितनी है ये आपकी 15,000। और द्वितीय बांड पर कितना निवेश करेगा? 30,000 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो 30,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा भाई? 15,000 ही तो होगा। तो यानी 15,000 रुपये प्रथम बांड पर और द्वितीय बांड पर निवेश करेगा, तब उसको कितना मिलेगा भाई? कुल जो है वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये मिलेगा। अब अगर ब्याज 2,000 रुपये मिलेगा तब पहले बांड पर और दूसरे बांड पर कितना निवेश करेगा? तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है 2,000 के बराबर आपको दिखा देना है बस। द्वितीय स्थिति में कुछ करना नहीं, ध्यान समझिएगा। द्वितीय स्थिति में आपको 1,800 के स्थान पर 2,000 रख देना है और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू जो होगी वो प्रथम बांड पर निवेश रुपया होगा और जो उसके बाद 30,000 माइनस x घटाओगे तो जो वो राशि आएगी वो द्वितीय बांड पर निवेश रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ है, बस आपको 2,000 बराबर दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर 1,800 था, अब 2,000 दिखा के आपको x और 30,000 माइनस x की वैल्यू निकाल लेनी है, बस वो आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय स्थिति के लिए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर रफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला जा रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट थोड़ा सा समझा रहे हैं। एक आप भी बनाएंगे जो कि आपका पंक्ति आप भी होगा। इसमें बताया जा रहा है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान यानी 10 गुणे 12 ये आपके हो गए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बुकें हो गई। दर्जन का मतलब क्या है? दर्जन का मतलब 120 ही तो हुई। और उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी 8 गुणे 12 लिख देंगे और ये आपकी हो जाएंगी फिजिक्स की। उसके बाद अर्थशास्त्र की दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई? अर्थशास्त्र की 10 दर्जन, तो 10 गुणे 12 ये अर्थशास्त्र की हो जाएंगी। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? अब एक बुक का पैसा कितना है? देखिए रसायन विज्ञान का एक बुक का रुपया है 80 रुपया और भौतिक विज्ञान का 60 रुपया और जो है अर्थशास्त्र बुक का एक बुक का रुपया है 40 रुपया। टोटल मनी बताना है आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ये आपकी रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 12 दाम में 120 और 12 टी 96 और 12 10 का गुणा 120। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 60 40 से, देखेंगे हमें कितना मिलने वाला है। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 120 गुणे 80 प्लस है ना, इस 96 का गुणा 60 से करेंगे 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, 120 गुणे 40। बस इतना अब आपको सॉल्व कर लेना है। ये जो आपका पैसा आएगा ये आपका कुल पैसा आएगा जो दुकानदार बेचने में प्राप्त करता है। यही तो पूछा गया था कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इतनी कुल धनराशि प्राप्त होगी। चलिए इसको गुणा भी कर लेते हैं हम। 12 8 96 होता है तो 96 लिखेंगे, 2 जीरो तो 96 100 हो जाएगा। 6 4 36 और 6 9 54 है ना, 54 और 3 हासिल 57 और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 12 चौक 48, ये 2 जीरो लगे 4800 हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए भाई,
9600, 57, 60, 5760 और 4800। ठीक है, ये जो पैसा आया है, ठीक है, अगर पूछा जाए अलग अलग बुक का टोटल रुपया पूछा जाए तो ये जो पैसा आया ये केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स का, ये अर्थशास्त्र का है। टोटल मनी आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिए 0, 6, 8 से 14, 14 7 21, हासिल कितना आया भाई 2, 9 5 14, 14 4 18 है ना, 9 5 14 4 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। इतना दुकानदार इतने रुपए की किताबें बेचेगा, 20,160 रुपये की, टोटल 20,160 रुपये आपको प्राप्त हुआ। तो इतने रुपए की किताबें वो बेचेगा। इसमें आपकी 3 बुकें शामिल हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इतना रुपया जो है प्राप्त होगा उसे इन बुकों को बेचने पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। ठीक है, आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बहुविकल्पी दिए गए हैं तो उनको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न बताऊं। ठीक है, फिर भी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सारे बहुविकल्पी एक साथ लेकर बता दूंगा। यहाँ पर देखिए आव्यूह का परिवर्त। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, कैसे किसी दिए गए आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हम बता देते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। हेडिंग लगा लीजिए आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज आव्यूह। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, जैसे कोई आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में अगर हम परिवर्तित कर दें, परस्पर विनिमय कर दें, तो जो प्राप्त आव्यूह होता है वो आपका परिवर्त आव्यूह होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक आव्यूह ले लें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ए आव्यूह दिया गया है और हमें इसका बोल दीजिए इसका परिवर्त निकालिए। परिवर्त आव्यूह को ए डैश से भी लिखा जाता है या ए ट्रांसपोज से भी लिखा जाता है। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए किसी दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। तो जो ये आव्यूह दिया गया, अगर इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है तो ये जो इसकी रो है इसको हम स्तंभ में बदल देंगे 1 2 3। ये जो दूसरी वाली रो है इसको स्तंभ में बदल देंगे 4 5 6। ये जो तीसरी रो है इसको स्तंभ में बदल देंगे 7 8 9। तो ये जो आव्यूह आपको प्राप्त हुआ ये आपको ट्रांसपोज आव्यूह प्राप्त हुआ, यानी परिवर्त आव्यूह प्राप्त हुआ। बात समझ आई कि परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं। दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अगर परस्पर विनिमय कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त आव्यूह जो होता है वो ट्रांसपोज आव्यूह या परिवर्त आव्यूह कहलाता है। बात समझ गए। अब ट्रांसपोज आव्यूह के कुछ हम जो है गुण भी पढ़ लेते हैं कि परिवर्त आव्यूह के जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कौन सी होती हैं। 2-3 प्रॉपर्टी हैं, उनको आप जान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। परिवर्त आव्यूह के गुण, आव्यूहों के परिवर्त के गुण, परिवर्त के गुण देखिए 3-4 गुण हैं। पहला गुण ये है कि अगर आप किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश निकालते हो और उसका पुनः एक बार परिवर्त कर देते हो तो पुनः आपको वही आव्यूह मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक अचर राशि एक आव्यूह के गुणनफल के साथ हो और उसका परिवर्त आव्यूह निकालो तो ये अचर राशि बाहर हो जाएगी और ये आपका ए डैश के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है के ए का जो डैश होगा परिवर्त होगा वो के ए डैश के बराबर होगा। बात समझ आई। तीसरा जो गुणधर्म ये है कि अगर आप ए प्लस बी का परिवर्त निकालोगी तो ए प्लस बी का जो परिवर्त होगा वो आपका ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होगा। और चौथी सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी 2 आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त निकालते हो तो वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। यानी जो बी आव्यूह दिया गया उसका परिवर्त निकालिए, जो ए आव्यूह दिया गया उसका परिवर्त निकालिए, दोनों का गुणनफल कीजिए तो इसके बराबर आ जाएगा। चलिए एक आधे क्वेश्चन मैं प्रश्नावली की बता देता हूँ। अब आपकी एक्सरसाइज होगी 3.3। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्नावली अपनी खोलिए भाई। उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा सममित और विषम सममित के आव्यूह के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं सॉल्व करने के लिए घर पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 5 1/2 - 1, ये एक आपका स्तंभ आव्यूह है। ठीक है,
स्तंभ आप भी इसका परिवर्तन निकालना। मान लीजिए ये a के बराबर है, तो यहाँ से इसका परिवर्तन a डैश निकालेंगे तो ये जो स्तंभ है ये रो में बदल जाएगा 5 1/2 माइनस का 1। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में जैसे दिया गया है 1 माइनस 1 2 3, ठीक। इसको a के बराबर अगर हम मान लें तो इसका जो परिवर्त आप भी होगा a डैश, इसकी रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1 आपका है और -1 इस रो में, तो इसको कॉलम में बदल दिया, 2 3 इसको कॉलम में बदल दिया, तो ये आपका इसका हो गया क्या, परिवर्त। आप भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। इसी तरीके से आप पार्ट 3 कर लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा टाइम जो है समाप्त होता है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूँगा। और वैसे तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को आव्यूह के परिवर्त का कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आप लोग जो है किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त निकाल सकते हो और उसके बाद जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको जोड़ और घटा सकते हो। जोड़ना घटाना तो मैंने आप सभी को बताया है ना। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद, जय भारत।